हम सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। हमने क्या कहाँ पे हम किस टॉपिक पे स्टाफिंग प्रोसेस को हमने देखा। स्टाफिंग प्रोसेस में हमने देखा मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखना, उसके बाद रिक्रूटमेंट को हमने डिटेल में देख लिया। अब सिलेक्शन को, तो रिक्रूटमेंट में एक्चुअली होता क्या था कि रिक्रूटमेंट में हम पूल ऑफ कैंडिडेट बनाते थे कि जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करते थे, और उसमें से जो सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना क्या होता था, सिलेक्शन होता था। तो वो सिलेक्ट करना ना, सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना, उसका भी प्रोसेस है, मतलब सिलेक्शन का भी प्रोसेस है। किस तरीके से हम सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे आप ना अप्लीकेशन के बेसिस पे ही उसको सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हो। जैसे आपकी जॉब में मान लो आपको एमबीए, जो कैंडिडेट एमबीए किए हुए उनका रिक्वायरमेंट है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो 12th पास थे उन्होंने भेज दिया, जो ग्रेजुएट थे उन्होंने, जिनका एमबीए नहीं हुआ था, सिर्फ ग्रेजुएट थे 12th पास, तो उनको उनके अप्लीकेशन के बेसिस पे ही क्या कर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके अप्लीकेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे एमबीए वाला, तो उनको हटा दिया। बाकी जो एमबीए किए हुए थे उनको रख लिया। तो यही जो भी आपके अप्लीकेशन के बेसिस पे हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, नाउ सेकंड, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, हम जो भी कैंडिडेट होते हैं ना, उनके इंटेलिजेंस को, स्किल्स को, उनके पर्सनालिटी को हम मेज़र करते हैं। हम देखते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना स्किल्ड है, वो कितना उनका पर्सनालिटी कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, तो ये सब सिलेक्शन टेस्ट में देखते हैं। तो इसमें भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट में क्या करते हैं हम ना, जो कैंडिडेट है उनके आईक्यू को देखते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बैंक में क्या होता है ना, बैंक में जॉब, एक क्लर्क की जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है, और उस एग्ज़ाम में क्या होता है, एक पार्ट होता है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग, तो ये क्यों लिया जाता है, बिकॉज ऑफ टू मेज़र द आईक्यू ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के आईक्यू को मेज़र करना किसमें, इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है। सेकंड, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट, वो उनका उनका पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स, मतलब वो कितनी जल्दी कोई भी स्किल्स को सीख पाते हैं, कितनी जल्दी वो किसी भी स्किल्स को सीख पाते हैं, तो इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो न्यू स्किल्स को जितना जल्दी सीख पाएंगे, ये सब चीज़ हम किस में देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं। नेक्स्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं, कैंडिडेट के इमोशंस को, उसके मैच्योरिटी को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ को। तो ये हम पर्सनैलिटी, मतलब कैंडिडेट के पर्सनैलिटी को देखते हैं। पर्सनैलिटी में हम क्या क्या देख लेते हैं कि वो कितना मैच्योर्ड है, ठीक है, वो कितना कॉन्फिडेंस है, उसके कॉन्फिडेंस को, तो ये सारा चीज़ हम पर्सनैलिटी टेस्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक्चुअल स्किल को देखते हैं। एक्चुअल स्किल मतलब जैसे मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट का ज़रूरत है, तो अकाउंटेंट के लिए सबसे मेन जॉब, मतलब उसको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आना चाहिए, बेसिक चीज़ क्या आना चाहिए, डेटा एंट्री। कि वो मान लो टैली पे एंट्री उसको आना चाहिए, ये मेन काम है। या फिर मान लो एक एग्जांपल, एक टेलर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में टेलर की ज़रूरत है जो कपड़ा सिलते हैं, तो कपड़ा सिलना ये क्या हो गया, मेन काम। ये क्या हो गया, मेन काम। तो ये जो एक्चुअल स्किल उसके पास है कि नहीं, अकाउंटेंट के केस में वो डेटा एंट्री, जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे वो डेटा एंट्री कर पाता है कि नहीं, तो ये एक्चुअल स्किल को देखना किस में देखते हैं, ट्रेड टेस्ट में देखते हैं कि उसको जो एक्चुअल स्किल है वो कैसा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप वो जो कैंडिडेट है वो उस काम को करने के लिए कितना इंटरेस्टेड है, वो उस जॉब में कितना इंटरेस्टेड है उस काम के लिए। जैसे मान लो अकाउंटेंट के लिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंटेंट के जॉब के लिए खाली था, तो उस कैंडिडेट आया, तो उस कैंडिडेट से हम ये पता लगाते हैं कि वो अकाउंटिंग का जॉब करने के लिए कितना इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्ट पता लगाना इंटरेस्ट टेस्ट में होता है। नाउ सिलेक्शन टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब उन्होंने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद सारा सिलेक्शन टेस्ट पास होने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। ठीक है, उसको ऑफिस में बुलाते हैं, वहाँ पे 4-5 लोग होते हैं जो कि सवाल जवाब करते हैं उस कैंडिडेट से, जो भी मतलब सिंपली कन्वर्सेशन होता है। जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं उनसे, और जो कैंडिडेट होता है उनसे, कि हाँ आपको जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप उनकी स्किल्स को भी वहाँ पे भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ इंटरव्यू, सिंपली इंटरव्यू की तरह। तो ये क्या होता है, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू,
सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। नेक्स्ट फोर्थ, रेफरल एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरल एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है, देखो मान लो एक कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट है पर्सन ए, ठीक है। अब क्या है, ये पर्सन ए आया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक मतलब देखते हैं ये प्रीवियसली किसी कंपनी में था क्या। अगर था तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पूछती है उसके पिछले कंपनी से कि वो सच में वहाँ पे था, उस कंपनी में काम किया था, प्रीवियस कंपनी में, वहाँ पूछती है कि वो कैसा था, काम करने में कैसा है। तो ये ज़रूरी क्यों है, इसके बैकग्राउंड को चेक करना ज़रूरी क्यों। मान लो ये जो पर्सन ए है वो पिछले कंपनी में फ्रॉड करके आया हो, फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है, या कैश का चोरी कर लिया हो, तो वो करके उसके बाद इस कंपनी में आ रहा है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, पुराने कंपनी से पूछेगी, उसको पता लगेगा कि अरे ये तो यहाँ पे फ्रॉड करेगा, तो इसको सेलेक्ट करना सही नहीं है। या मान लो इस पर कोई क्रिमिनल केसेस है, तो ये सब चीज़, दैट्स वाई बैकग्राउंड चेकिंग बहुत ज़रूरी होता है, या रेफरेंस पिछले कंपनीज से पूछना है जहाँ पे वो काम कर रही है, तो ये रेफरेंस ज़रूरी होता है। ओके, तो फोर्थ में क्या हो गया, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या करते हो, अब जो भी हमने देखा, सिलेक्शन टेस्ट किया, हमने इंटरव्यू लिया, हमने बैकग्राउंड चेक किया, उस बेसिस पे हम करते हैं कि अब हमको इसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जो भी सिलेक्शन या रिजेक्शन करने का जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या कहाँ पे आता है, ये सिलेक्शन डिसीजन में आ जाता है। नाउ सिक्स्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं हम ना, जो भी कैंडिडेट है उनको देखते हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं है। जैसे मान लो अगर आप बस ड्राइवर को रिक्रूट करना चाह रहे हो, कैंडिडेट के लिए आया कि हाँ बस ड्राइविंग उसको आता है या नहीं आता है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उसको सिलेक्ट करना है। अब मान लो उस बस ड्राइवर का आई साइट मतलब देखने का वो थोड़ा ख़राब है, तब तो दिक्कत वाली बात है ना, मान लो एक्सीडेंट ही करवा देगा। तो दैट्स वाई मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत सारी जॉब में ज़रूरी हो जाता है करना, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैंडिडेट जो मेडिकली फिट है या नहीं है। नेक्स्ट सेवन्थ, जॉब ऑफर में क्या, हम जो भी कैंडिडेट होता है उसको बोल देते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको जॉब ऑफर देते हैं, उसमें सैलरी लिखा होता है कि सैलरी कितना है, ज्वाइनिंग डेट किस डेट पे ज्वाइन करना है, क्या क्या टर्म्स है, तो ये सब जॉब ऑफर में होता है। एंड लास्ट 8, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अग्रीमेंट हो जाता है, किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय जो भी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उसके बीच में। तो इसके बीच में अग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई कितना देर काम करना है, क्या क्या काम होगा, क्या क्या आपका रूल्स होगा, क्या क्या आपका पॉलिसीज़ होगा, तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब एप्लीकेशन के बेसिस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। जैसे एमबीए का एग्जांपल हमने दिया ना कि एमबीए वाला है या नहीं है। नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट तो कई सारे टेस्ट है। सबसे पहला इंटेलिजेंस, इसमें आईक्यू को देखते हैं। एप्टीट्यूड मतलब न्यू स्किल्स कितना जल्दी वो सीख पाता है उसको देखते हैं। पर्सनैलिटी मतलब उसका कॉन्फिडेंस कितना है। नाउ ट्रेड टेस्ट मतलब एक्चुअली जो स्किल हमको चाहिए, जो कोर स्किल जो उस कैंडिडेट में चाहिए उस काम को करने के लिए, उसको देखते हैं। एंड देन इंटरेस्ट मतलब वो कितना इंटरेस्टेड है उस काम को करने के लिए, जॉब को करने के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, हम इंटरव्यू लेते हैं उसका। फिर रेफरल एंड बैकग्राउंड चेकिंग, हम देखते हैं कि वो कहीं फ्रॉड तो करके नहीं आया हो, या उस पर कोई पुलिस केस तो नहीं है। नाउ सिलेक्शन डिसीजन, जो भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो भी डिसीजन होता है उसको सिलेक्शन टेस्ट, तो उसी बेसिस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि हाँ वो जो कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट है या नहीं है। फिर जॉब ऑफर, उसको जॉब ऑफर दे देते हैं कि किस डेट पे आपको ज्वाइन करना है। एंड नाउ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या रूल्स है, कितना घंटे काम करना है, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। ना सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट तो कर लिए, अब क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए उनको ट्रेन भी करना ज़रूरी है। वाई, क्योंकि मान लो आपके एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे तो आपके एम्प्लॉय और स्किल्ड हो, उनके पास आएगा और बेहतर तरीके से काम करेंगे और बेहतर क्वालिटीज़ के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा। एम्प्लॉय अच्छा होगा तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, अच्छा क्वालिटी का गुड्स देगा, अच्छा सेल्स होगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट या रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, ये ट्रेनिंग से दोनों का बेनिफिट हो जाता है। ओके,
अब देखते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग। उसको नए नए लर्निंग्स, मतलब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं थ्रू लर्निंग। लर्निंग मतलब अलग अलग तरीके से आप उसको स्किल सिखाते हो, वो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। बट ट्रेनिंग में सिंपली हम उसके स्किल्स को इन्हांस करते हैं, उसके पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग देने से इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले, जॉब आर कॉम्प्लेक्स। मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जॉब कॉम्प्लेक्स है, मशीन थोड़ा मतलब मशीन को चलाना कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुश्किल है, तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग देते हैं सो दैट उनके लिए ईजी हो जाए, वो आसानी से चला पाए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जॉब के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग देना। अगला, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज के ज़माने में देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितना चेंज कर रहा है, जैसे एआई आ रहा है, तो वो सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट को मेज़र करते हैं पहले, कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, न्यू स्किल कितना जल्दी सीख पाते हैं, सो दैट यहाँ पे रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उनसे वो अडेप्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, नीड फॉर स्किल अपग्रेडेशन। अब क्या करता है, इससे जहाँ पे भी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग देंगे, उसका स्किल को इन्हांस करेंगे, तो उस वे में ये एम्प्लॉय के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट पहुँचाएगा। अगला, अब क्या हमने बोला ना कि जो ट्रेनिंग होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला देखते हैं बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी स्किल्स या डेवलपमेंट, ये भी जो भी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट हम दे रहे हैं, तो इससे क्या क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला, हायर प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है उसका स्किल बढ़ेगा, वो बेहतर क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करेगा, वो बेहतर सर्विस दे पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज। अब ऑब्वियसली अगर आपका एम्प्लॉय स्किलफुल, तो वो गलती कम करेगा तो वेस्टेज कम होगा, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएगा जो भी रिसोर्सेज है उसका। ठीक है, तो रिड्यूस वेस्टेज। नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर मैनेजर। अब जो भी मान लो लोअर लेवल पे है वो, या फिर उसको मान लो जो भी एम्प्लॉय, तो उसको मैनेजर बनने का वो पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि उसका स्किल इम्प्रूव होता है। वो क्या होता है, इसका स्किल इम्प्रूव होता है। तो मान लो वो अभी सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट से वो सुपीरियर सीनियर बनने का, तो क्या होता है, सीनियर कौन होता है, जिनके पास स्किल ज़्यादा होता है। तो मान लो आज वो सबॉर्डिनेट है, कल हो सकता है वो सुपीरियर बन जाए, वो सीनियर बन जाए, और कहीं ना कहीं मैनेजर बनने का पोटेंशियल उनमें आ जाता है। तो ये बोलता है प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर मैनेजर, कि मतलब भविष्य के लिए उनको मैनेजर बनने का सक्षम वो हो जाते हैं। हाई मोरल। अब क्या होता है, एम्प्लॉय जब भी ट्रेंड हो जाते हैं, जब भी उनको ट्रेनिंग मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाते हैं, तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाता है। नाउ, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है, तो एम्प्लॉयज़ का करियर ग्रोथ, उनके फ्यूचर में, इन फ्यूचर की ग्रोथ को, एज जितना ज़्यादा स्किल उनके पास होगा, उनका उतना ही ज़्यादा ग्रोथ, उनके फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, हायर अर्निंग। अब क्या है, स्किल्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसा भी कमा पाएंगे, अच्छे जॉब अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, उनका स्टेटस बढ़ेगा। सेफ्टी क्या है, मतलब वो क्या है ना, लेस एक्सीडेंट का चांस कम हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय स्किल्ड होते हैं। मान लो कोई भी मशीन्स है, उनको अगर बेहतर तरीके से चलाना आता होगा तो वो उसमें एक्सीडेंट का चांसेस कम होता है, अल्टीमेटली एम्प्लॉय ज़्यादा सेफ होते हैं जो भी स्किल्ड होते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन, और वो अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड होंगे ड्यू टू ट्रेनिंग, जो भी उनको ट्रेनिंग मिला है उस बेसिस पे। नाउ, अब हमने बोला ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब समझो, यहीं पे बताता हूँ कि ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है जो पेन प्रोड्यूस करता है। अब ये मशीन चलाने के लिए एक ट्रेनिंग देना, कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर है, वो बहुत बड़ा है। कि डेवलपमेंट जैसे लीडरशिप स्किल, कि किसी को लीडरशिप, कोई भी एम्प्लॉय को लीडरशिप स्किल सिखा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट में आता है, उसके करियर के ग्रोथ में आता है, तो ये ब्रॉडर हो जाता है। बट ट्रेनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो ये ट्रेनिंग हो जाता है। देखते हैं, सबसे पहला ये स्किल इंप्रूवमेंट। ये कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग होता है वो स्किल को इम्प्रूव करता है, कि मशीन को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या, ओवरऑल ग्रोथ, उसके एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ, वो कॉन्फिडेंट होता है, जैसे लीडरशिप स्किल उनमें आ जाता है, तो ये डेवलपमेंट हो गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। नेचर, ट्रेनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है,
ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। फोकस क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड, एक टास्क ओरिएंटेड, कि उसका एक टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। बट डेवलपमेंट क्या होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हमने तो बोला कि हाँ ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं वो देखते हैं। ट्रेनिंग का मेथड, तो दो तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है, मतलब ऑन द जॉब का मतलब क्या हो गया कि आप काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, मतलब लर्निंग वाइल डूइंग। आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ सीख रहे हो, तो ये ऑन द जॉब हो जाता है। बट ऑफ द जॉब मतलब क्या हो जाता है, ऑफ द जॉब मतलब आप अपने काम से अलग हो गए, आपको काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये ऑफ द जॉब हो गया। तो चलिए ऑन द जॉब, सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो ऑन द जॉब में क्या बोला हमने कि भाई लर्निंग वाइल डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, उसके साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तो सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, तो अप्रेंटिसशिप में एक मास्टर वर्कर होता है, उसके मास्टर होता है, उसके अंडर में एक ट्रेनी होता है। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो एक इलेक्ट्रिशियन आया, ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया, तो वो क्या होता है ना, वो दो लोग से आते हैं, दो या तीन ऐसे लोग से आते हैं। तो एक जो होता है मेन, वो काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको जो भी सामान की ज़रूरत होता है वो उसको देता है। छोटा लड़का हो सकता है या फिर कोई भी लेबर टाइप। तो वो क्या होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो वो उठा के देगा उसको, और वो देखते रहेगा उसको, जो भी एक मेन बंदा हुआ जो काम करेगा, ठीक है। और उसके साथ एक और होता है जो उसको देखते रहता है, सुपरवाइज कर, मतलब उसको देखते रहता है, उस काम को देखते रहता है, उसको जो भी ज़रूरत होता है वो देते रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये मेनली सीखते रहता है काम, ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते रहता है। तो ये जो है इसके साथ रह के धीरे धीरे ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम फ्यूचर में सीख जाता है और खुद इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। और फिर आगे क्या करेगा, ये कोई और छोटे बच्चे, कोई भी इसके साथ लेबर होगा उसको रख लेगा। तो ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिशियन के केस में ले लो या प्लम्बर के केस में ले लो, तो उसके साथ जो भी एक रहता है वो उसको देखते रहता है, उस काम को ऑब्जर्व करते रहता है, सीखते रहता है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप में मेनली क्या हो गया, अप्रेंटिसशिप में मेनली क्या हो गया, एक मास्टर वर्कर होता है, उसके अंदर में एक एक जो भी होता है ट्रेनी होता है, जो देख देख के काम सीखते रहता है, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो वो सब में। नेक्स्ट कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में एज एन कोच, एक कोच होता है, जैसे क्रिकेट में भी होता है ना कोच, वो ट्रेन करता है, जो भी क्रिकेट में हो गया है, फुटबॉल में हो गया, तो कोच हो गया, वो सबको ट्रेन करता है, अपने टीम को ट्रेन करता है, तो वो आ जाता है कोचिंग में। नेक्स्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेनली स्टूडेंट पे अप्लीकेबल होता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में होता है क्या है कि स्टूडेंट पढ़ाई भी करते हैं प्लस वर्क भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं प्लस वर्क भी करते हैं। जैसे एक सीए का जैसे है, तो सीए में क्या होता है, जब भी आप इंटरमीडिएट निकल जाता है तो उसके साथ आर्टिकलशिप करना होता है, तो आप आर्टिकलशिप भी करते हो प्लस सीए फाइनल का पढ़ाई भी करते रहते हो। तो पढ़ाई करते करते जो काम करते हैं उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एमबीए में भी होता है कि आप पढ़ाई करते करते आपको कुछ काम होता है उसको भी कंप्लीट करते रहना चाहिए, रहना होता है, तो वो हो जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, मतलब स्टडी के साथ साथ वर्क भी, ठीक है। नो, अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, सबसे पहला क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब एक रूम होगा, यहाँ पे एक ट्रेनर होगा, एक प्रेजेंटेशन, एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, इस पे वो क्या करते हैं, समझाते रहते हैं। जैसे मान लो कोई भी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, तो वो प्रेजेंटेशन थ्रू वो बड़े से चैनल, वो बड़े से टीवी होगा तो उस पर चलते रहेगा कि हाँ इस तरीके से ऑपरेट करना है या इस तरीके से देखना है, इस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो भी सिखाते हैं क्लासरूम की तरह, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं तो कैसे टीचर पढ़ाते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक रूम होता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन चलते रहता है, वहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी मशीन्स कैसे चलता है या किस तरीके से हम सेल्स टारगेट अचीव करते हैं। तो ये सब टाइप का जो भी होता है ये क्लासरूम ट्रेनिंग में हो जाता है। नेक्स्ट सेमिनार एंड वर्कशॉप भी क्लास में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इसी की तरह होता है, बट ब्रॉडर होता है, वो बड़े लेवल पे, बड़ा ऑडिटोरियम होगा, ज़्यादा लोग होंगे, तो ये इस तरीके से सेमिनार और वर्कशॉप यहाँ पे भी सिमिलर। देखो ट्रेनिंग में मेनली हो ही क्या रहा है कि हम एम्प्लॉय के स्किल को बढ़ा रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो लीडरशिप स्किल भी हो सकता है या फिर नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और उसको सिखा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सेमिनार और वर्कशॉप क्या हो जाता है, बड़े लेवल पे हो जाते हैं। नाउ थर्ड केस
केस स्टडी मेथड में क्या होता है, हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। जैसे मान लो हम अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और हम किसी राइवलरी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं कि भाई देखो वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था, वो कैसे सक्सेस पाया, क्योंकि उसके एम्प्लॉय ऐसे थे, इस तरीके से ट्रेंड थे, इस तरीके से काम करते थे। तो इनका सीखना, रियल लाइफ एग्जांपल लेके इनको सिखाना, तो इसको क्या बोलते हैं, केस स्टडी मेथड, ठीक है। नाउ फोर्थ, सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में क्या होता है, सिमुलेशन में क्या होता है, देखो हम ना कोई भी काम को सीखने के लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको पायलट बनना है, एरोप्लेन उड़ाना है, तो डायरेक्टली अगर एरोप्लेन चलाना है तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एरोप्लेन तो नहीं मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये सीखते कैसे हैं, देखो तो एक ना स्क्रीन होता है, और यहाँ पे जैसे ऑपरेट करते हैं एरोप्लेन का, वो सब कुछ सेम होता है, बटन वटन सब होता है, बट एक्चुअल एरोप्लेन होता नहीं है, उसका स्क्रीन होता है गेम की तरह, और वहाँ पे वो चलाना सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सीखते हैं वो स्टिमुलेशन में आया था, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा ना, उसको डायरेक्ट एरोप्लेन देना वो सही नहीं है, तो इसलिए वो एक गेम की तरह ऐसा स्क्रीन लगा हुआ रहेगा, उनका हैंडल वैंडल जो भी होता है, जो भी बटन्स होता है, ये सब कुछ रियल की तरह होता है। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि सच में रियल क्या है, और इस तरीके से वो सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमुलेशन। तो इस तरीके से हमने ट्रेनिंग में भी देख लिया, दो तरीके से क्या क्या होता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या, हम काम करते करते सीखते हैं, ऑफ द जॉब में हम काम नहीं करते, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है।